गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 8। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा विषय इतिहास। और हमारा जो पाठ शुरू है वो है बेटा पाठ नंबर 7, असहयोग आंदोलन, जिसमें हमने अभी तक गांधी जी के कार्यों के बारे में चर्चा की है। उसके बाद हमने सत्याग्रह के बारे में चर्चा की, जिसमें हमने चंपारण, खेड़ा सत्याग्रह देखा। फिर हमने अहमदाबाद का श्रमिक आंदोलन देखा, है ना। और अब हम लोग जो भाग देखने जा रहे हैं वो है बेटा जालियनवाला बाग हत्याकांड। अब जालियनवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा कानून यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। वो है बेटा रौलट कानून। रौलट कानून यानी कि जो सिडनी रौलट नामक अधिकारी था, जिसको अंग्रेज सरकार ने नियुक्त किया गया था, और उसने एक समिति गठन की और उसने एक रौलट एक्ट बताया हमने। और वो रौलट एक्ट मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था, बस एक थोड़ी सी झलक देख लेते हैं। उसमें ये बोला था कि रौलट एक्ट के कानून के अनुसार जब पहला महायुद्ध खत्म हुआ, तब वस्तुओं के जो दाम बढ़े हुए थे और करों में जो वृद्धि अंग्रेजों ने की हुई थी, भारतीय जनता को लग रहा था कि अंग्रेज सरकार हमारे प्रति थोड़ी नरमी बरतेगी और हमें कर में और महंगाई में थोड़ी सहूलत देगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके उल्टा रौलट ने एक कानून जारी किया। उसमें उसने बोला कि किसी भी भारतीय को बिना जांच पड़ताल किसी किए बंदी बनाने का, न्यायालय में मुकदमा दायर न करने का और कारावास में बंदी बनकर रहने का अधिकार सरकार को दिया गया। अब ये हमारे भारतीय लोगों ने तो इसे काला कानून मान लिया, है ना। और इस काले कानून के विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह की घोषणा की, जो कि 6 अप्रैल 1919 को शुरू हुई। ठीक है, यानी कि वो 6 अप्रैल जो दिन था, वो हमें देशव्यापी हड़ताल का एक बहुत बड़ा पड़ाव इसमें हमको मिला हुआ है। अब हम लोग चलते हैं जालियनवाला बाग हत्याकांड क्या है। अब देखिए, जो कि रौलट कानून बना, उसके विरुद्ध आंदोलन की घोषणा की गई थी। इसके वजह से अब जो हमारी अंग्रेज सरकार थी वो परेशान हो गई। उनको ऐसा लगने लगा कि यदि ये भी सत्याग्रह गांधी जी का सफल हुआ तो हमें मुंह की खानी पड़ेगी, या फिर हमारी जो सत्ता हमने अभी तक बढ़कर बनाई हुई है, वो सत्ता हमारी बहुत ज़्यादा खोखली हो जाएगी, या फिर हमें भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। ये तो उचित नहीं है। इस वजह से हमें कुछ ना कुछ कदम बढ़ाने पड़ेंगे। इसलिए उन्होंने इसके ऊपर सोच पड़ताल शुरू की है। परंतु भारतीय जो थे वो आंदोलन की घोषणा कर चुके थे। अब देखो बेटा कि आंदोलन जो था हमारा, वो भारत के बहुत सारे हर एक शहरों में किया जा रहा था, है ना। तो आंदोलन का जो केंद्र था वो भारतीय ही राज्यों में अलग अलग जगह पे आंदोलन के बारे में चर्चा होती रहती थी कि ये रौलट कानून जो है इसको बंद किया जाए या इसका विरोध किया जाए। तो जैसे आपको पता है बेटा कि अमृतसर में यह हमारे भारतीय जनता द्वारा अन्य सभाएं लेनी शुरू की, और इन सभा में एक महत्वपूर्ण सभा अमृतसर में रखी गई। और ये सभा के बारे में वहाँ पे एक जनरल था जिसका नाम था जनरल डायर। अमृतसर का जनरल एक डायर करके एक अधिकारी था। उसने इस सभा लेने के लिए प्रतिबंध बता दिया, आदेश लागू कर दिया कि कोई भी सभा नहीं लेगा। इसलिए अमृतसर में हड़ताल करने के विषय में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जैसे प्रमुख नेताओं को बंदी बनाया गया, क्योंकि अमृतसर में जनरल डायर नहीं चाहता था कि कोई भी सभा हो। परंतु इस घटना की निंदा करते हुए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी सन को अमृतसर में एक जालियनवाला बाग है, वहाँ पर 13 अप्रैल को बैसाखी त्यौहार मनाया जाने वाला था। उस त्यौहार के दिन ही इस सभा का आयोजन कर लिया, क्योंकि अंग्रेज सरकार ने डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को जैसे बड़े नेताओं को बंदी बना लिया था। अब इस समय
जब जलियांवाला बाग में ये सभा चल रही थी तो वहाँ पे बाहर निकलने का बस एक ही मार्ग था और एक बड़ी सी जगह थी जालियांवाला बाग, एक मैदान की तरह बड़ा सा मैदान था। और मैदान में आपको पता है कि वहाँ पर एक ही संकरा मार्ग था और उस मार्ग को जनरल डायर ने गाड़ियों से पूरा बंद कर दिया। बहुत बड़ी सेना लेकर वो गया था और उस दरवाजे के सामने जो भी गाड़ियाँ खड़ी थी वहाँ पे बहुत सारे सैनिक इकट्ठा होकर जनरल डायर के साथ खड़े हुए थे और उसने बिना कोई सूचना दिए वहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। देखो बेटा, वहाँ पे इतनी खतरनाक गोलाबारी हुई कि वहाँ पर 1600 चक्र चलाने के बाद ही गोलियां समाप्त हुई। परंतु एक बात मैं आपको बता दूं कि जलियांवाला बाग जो है ना अभी भी अमृतसर में है। वहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब अपनी विजिट देते हैं, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे जो कुआं है उस कुएं में एक ये नरसंहार जब हो रहा था तब बहुत सारे लोग गोलियों की बौछार से बचने के लिए उस कुएं में कूद पड़े, लेकिन वो कुआं जो है वो इन सभी लोगों का मौत का कुआं बन चुका था क्योंकि उसमें पानी भी था और जो लोग उस कुएं में पड़े वो सभी के सभी मारे गए। जब ये गोलीबारी बंद हुई, इस नृशंस नरसंहार में तकरीबन 400 स्त्री पुरुष मारे गए हैं। देखिए 400 लोग एक साथ मारे गए वाली ये हमारे भारत देश में सबसे बड़ी घटना थी। इस नरसंहार में 400 स्त्री पुरुष मारे गए, अनगिनत लोग हताहत हुए। गोलीबारी के तुरंत बाद यह घोषित किए जाने से घायलों पर तुरंत उपचार भी नहीं हो सका। देखो मतलब जनरल डायर की ही आज्ञा से वहाँ पे किसी को भी तुरंत उपचार भी नहीं दिया गया और संपूर्ण पंजाब में सैनिकी कानून लागू कर सरकार ने अनगिनत लोगों को जेल में बंद भी किया। देखिए एक तो घायल लोगों को जो कि मरणोत्तर अवस्था में वहाँ पे पड़े हुए थे उनको हॉस्पिटल में यानी अस्पताल भी ले जाने की उसने परमिशन नहीं दी। अगर किसी को गोली लगी हुई है तो कितनी ज़्यादा वेदना से वह इंसान मरा और उसके साथ जो बच गए थे उनको भी जेल में बंद कर दिया गया। देखिए ये कितनी खराब और गलत चीज़ भारत देश में हुई और ये इतना बड़ा नरसंहार के बारे में अभी भी अगर दिमाग में ऐसी बात आती है तो दिमाग सुन्न पड़ जाता है, सोचने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं रहती है। यही सोचता रहता है इंसान की क्या हालत हुई होगी उन लोगों की। तो इस नरसंहार के लिए पंजाब का गवर्नर माइकल ओडायर उत्तरदायी था। पूरे देश में इस कानून की निंदा और भर्त्सना की गई। हत्याकांड के निषेध के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेज सरकार द्वारा दिए गए सर किताब का त्याग किया। मतलब जो रविंद्रनाथ टैगोर को जो सर किताब का उपाधि दी गई थी ना, खिताब दिया गया था, वो उन्होंने त्यागा और आगे चलकर भारतीयों ने इस नृशंस हत्याकांड की जांच की मांग की। मतलब ऐसा कानून आप ज़बरदस्ती से लागू करें कि कोई भारतीय कुछ बोलेगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, है ना। हमारे भी बहुत बड़े बड़े नेता जो थे वो भी विलायत से वकीली डिग्री प्राप्त कर चुके थे, है ना। तो उनके डिग्री का कोई उपयोग नहीं होगा, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। या फिर कोई अत्याचार करे तो हम लोग क्यों सहें, नहीं सहना चाहिए हमने अत्याचार। इसलिए इस कानून की निंदा की। इसके बाद हम लोग चलते बेटा हमारे अगले भाग की तरफ, वो है खिलाफत आंदोलन। अब तुर्किस्तान का सुल्तान जो था वो मुस्लिमों का खलीफा यानी कि धर्म प्रमुख था। अब जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो तुर्किस्तान है वहाँ की जो जनता थी वो पूरे इंग्लैंड के विरोधी गुट में थी और इंग्लैंड के विरुद्ध वो विश्व युद्ध लड़ रही थी। अब ऐसा हुआ कि अंग्रेज़ों ने यानी कि जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे उन्होंने ऐसी घोषणा कर दी कि भले ही तुर्किस्तान का सुल्तान हमारे विरुद्ध जंग छेड़ा हुआ है, हमारे विरुद्ध वो लड़ रहा है, परंतु यदि युद्ध में भारतीय मुसलमानों ने अगर हमारी सहायता की
तो युद्ध समाप्त होने के बाद मैं तुर्किस्तान के सुल्तान को माफ़ कर दूंगा और उसको बिल्कुल भी क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। तो इस वजह से भारतीय मुस्लिमों ने अंग्रेज़ों की यानी कि इंग्लैंड की मदद करनी शुरू की। परंतु जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब इंग्लैंड ने अपने आश्वासन का पालन नहीं किया और इस वजह से मुस्लिमों में बहुत ज़्यादा आक्रोश की लहर फैल गई। और फिर जो खलीफा था, मतलब जो तुर्किस्तान का सुल्तान था जिसको खलीफा कहते थे, उसके समर्थन के में भारतीय मुसलमानों ने जो आंदोलन प्रारंभ किया, उस आंदोलन का नाम खिलाफत आंदोलन रखा गया। अब देखिए, खिलाफत आंदोलन में सिर्फ मुसलमान ही भाग लेकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन गांधी जी ने ये सोचा कि यदि हिंदू भी मुस्लिमों के साथ एक होकर यदि इस आंदोलन में सहभाग लेते हैं तो हिंदू मुस्लिम एक के देखकर अंग्रेज सरकार डर जाएगी और ज़रूर हमारा आंदोलन सफल होगा। और यही हुआ। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ किया। फलतः गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। मतलब गांधी जी ने क्या किया? खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। और इस समर्थन को देखते हुए गांधी जी के प्रस्ताव को खिलाफत कमेटी ने मान्य किया और इस समय हिंदू मुस्लिम एकता के विशेष रूप से हमें दर्शन भी हुए। मतलब गांधी जी ने ये सबसे बड़ा काम किया था कि जिसमें हिंदू और मुस्लिम एक आए और इन दोनों में बिल्कुल भी मतभेद नहीं हुए और दोनों ने जी जान से आंदोलन में सहभाग लिया। अब इसके बाद अगले वीडियो में ज़रूर मैं आपको असहयोग आंदोलन और असहयोग आंदोलन की यात्रा बताऊंगा, है ना। तब तक जितना भाग मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है वो अच्छे से याद रखिए, पढ़िए और उसके ऊपर चर्चा करिए। तो यहीं पे ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।